गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और मैं फिर से लेकर आप लोगों के लिए आ चुकी हूँ खान सर का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग आपको बता चुके हैं जो अशोक के लघु अभिलेख थे वो कौन कौन से थे और उनसे रिलेटेड किस शासक वंश का शासन था और उससे रिलेटेड उसमें अभिलेख में क्या क्या ब्यौरा दिया गया। ठीक है, इस क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे अशोक धर्म के जो 14 शिलालेख थे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, क्योंकि हमेशा एक ना दो इसमें से बेसिकली एवरी एग्ज़ाम में रहता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो इसको हमेशा पढ़कर ही जाना चाहिए। ठीक है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये 14 शिलालेख के बारे में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, ये 14 शिलालेख अशोक के काल में ही आया था। जो प्रथम शिलालेख इसमें ये बताया जाता है अहिंसा पर बल दिया गया। जो प्रथम शिलालेख इस पर किस पर बल दिया गया? अहिंसा पर बल दिया गया। ठीक है, और जो द्वितीय शिलालेख था और प्रथम शिलालेख में ये भी बात बताया गया पशु बलि पर रोक भी काम किया गया। किस शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख में ये बोला गया कि जो इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा किया गया और साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य में जो चेर पांडु और शिलालेख के केरल पुत्र सातवीं पुत्र की चर्चा भी किया गया है। ठीक है, किंतु चोल वंश की चर्चा इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख में इसमें अशोक ने 3 अधिकार दिए। कौन कौन? राजुक और युक्तक। उसके बाद हमारा प्रादेशक हो जाएगा। कौन? प्रादेशक की चर्चा किया गया है बेसिकली किसमें? तीसरे शिलालेख में, जो धर्म प्रचार के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं चौथा शिलालेख में। चौथा शिलालेख में इसमें धाम घिसी के स्थान पर यहाँ पर भेरी घोष का मतलब क्या होता है? युद्ध। यहाँ के युद्ध के स्थान पर बौद्ध नीति अपनाया गया, यानी भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया गया। जो धम्म घोष क्या बोलते हैं उसको ब्राह्मण बोलते हैं, भेरी घोष को क्या बोलते हैं? तो युद्ध, यानी युद्ध से बौद्ध धर्म की ओर चलना ही चौथा शिलालेख में इसका वर्णन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पांचवा शिलालेख। इसमें धर्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा किया गया जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये धम। उसके बाद 6 अभिलेख में ये शिलालेख में ये मिला है कि इसमें अशोक ने कहा कि मेरी अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकती है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद 7वां अभिलेख में आपको शिलालेख में मिला है। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की है। सबसे बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख को ही बोला जाता है। ठीक है, अशोक विभिन्न धर्मों को बुलाकर उनसे बातचीत करना, ये इसका ब्यौरा किस में मिला है? 7वां शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8वां शिलालेख में। इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा किया गया है। किसका यात्रा की चर्चा? धम्म यात्रा की चर्चा किया है। ठीक है, इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ हो गया। ठीक है, राज्याभिषेक 10वें वर्ष यानी गए, यानी जब वो गद्दी पर बैठे राज सिंहासन पर, उसके 10वें वर्ष के बाद वो गया गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा था राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट शिलालेख हमारा 9वां शिलालेख। 9वां में बेसिकली चर्चा किया गया जो छोटे छोटे त्यौहार होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 10वां जो अभिलेख है वो धर्म के महत्व के बारे में चर्चा किया। किसके बारे में? धर्म के महत्व के बारे में चर्चा किया गया। 11वां अभिलेख है वो अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मण को ना सताए। किसको ना सताए? ब्राह्मण को ना सताए। तो इससे ये फिक्स हो जाता है कि अशोक काल में ब्राह्मण को ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12वां अभिलेख। इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा किया गया। किसकी? स्त्री महामात्र की चर्चा किया गया। पहले जो स्त्रीकालीन की जो भी उनकी स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, बट यहाँ पे 12वां अभिलेख से में ये चर्चा किया गया कि उसमें भी सुधार किया गया। ठीक है, स्त्री ने। उसके साथ 13वां तो ये फेमस है क्योंकि 13वां में हमारा कलिंग युद्ध हुआ था और इसी की वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म अपनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ये 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में ये कहा कि अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किया जो इसमें नहीं लिखे गए। ठीक है, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये किसमें मिला है? 14वां शिलालेख में। नेक्स्ट चलते हैं सारेकुना अभिलेख। सारेकुना अभिलेख ये अफगानिस्तान में, कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो किस भाषा में है? ग्रीक और अरमाइक। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा कि संसार के सभी मानव मेरी संतान पुत्र है।
मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। और अशोक ने कहा कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योग धाम को देकर निश्चित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार समाज के देख रेख के लिए राजू की नियुक्ति किया गया। किसका नियुक्ति किया गया? राजू की। राजू अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत करते थे और गलत व्यक्ति को दंडित करते थे। कौन? राजू करते थे। अशोक के अभिलेख लिखने के लिए पत्थर यानी उत्तर प्रदेश के चुनार से मिला गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अशोक के धर्म की यात्रा। ठीक है, धर्म की यात्रा बात की जाए तो अशोक ने लोगों के नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे धर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म कहते हैं। अशोक का धर्म स्वनियंत्रण पर आधारित है। ठीक है, अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति जो ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, इनका मानना था। ठीक है, इनका आदर करे, माता पिता और भिक्षुओं को भी आदर करे। नेक्स्ट आता है व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार थे। किसके प्रति? दास और सेवकों के प्रति उदार थे। व्यक्तियों को जियो और जीने दो का पालन किसके यात्रा में था? अशोक की धर्म यात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मौर्य कालीन की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और पशुपालन था तथा कारखाने थे। ठीक है, और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तहसीला है। कहाँ है? तहसीला। सरकारी भूमि को सीता भूमि बोला जाता है। सरकारी भूमि को मौर्य कालीन में सीता भूमि बोला जाता है। उसके बाद आता है श्रेणी, मौर्यकालीन का संगठन। ठीक है, मौर्यकालीन का संगठन श्रेणी, निगम और सार्थवा। ठीक है, जो श्रेणी होते थे वो शिल्पकारों का संगठन था। किसका संगठन था? शिल्पकारों का। जो निगम था व्यापारियों का संगठन था और सार्थवा जो होता कारवा का काफिला का संगठन था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था क्या थी। उसके वहाँ की सैनिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। ठीक है, और इस समय अस्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के सैनिक थे। मौर्यकालीन की सेना नंदों से 3 गुना थी। ये तो फिक्स है, जितने भी शासक उभर के आए थे उसमें मौर्य काल जो था वो सबसे फेमस था और उनकी सेना भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जस्टिस ने कहा कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यकालीन का बता देते थे केंद्रीकृत था। ठीक है, उसके बाद राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी हुआ करते थे। किसमें? मौर्यकालीन वंश में। ठीक है, उच्च अधिकारियों को तीर्थ तथा महामात्र कहा जाता है। उच्च अधिकारियों को क्या बोला जाता था? तीर्थ और महामात्र। ठीक है, इनकी संख्या टोटल 18 थी। प्रशासनिक अधिकारियों का अध्यक्ष है और इनकी संख्या कितना था? 26 था। वो इस 26 के बारे में है। प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनके अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे बता दें कि जो सीता अध्यक्ष थे वो कृषि विभाग को देख रेख करते थे। ठीक है, जो आकार अध्यक्ष होते हैं खनन विभाग का, और जो लक्ष्मण अध्यक्ष है मुद्रा विभाग का, और उसके बाद जो राक्षिन अध्यक्ष थे वो पुलिस विभाग का, और जो धर्म स्थली था वो दीवानी न्यायालय या निधान का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये उसमें ही है जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कंटक सौद यानी फौजदारी न्यायालय का अपराध। ठीक है, गूढ़ पुरुष था उसको गुप्तचर, और संस्था को हम क्या बोलते थे? संस्था गुप्तचर। क्या? संस्था गुप्तचर। संचार चलायमान